हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में। तो चलिए एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को जो है कोशिका भित्ति कहते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि शायद आपको याद ही होगा कि जब आपने कवक पढ़ा था, पौधे पढ़े थे, पादप पढ़ा था, तो उसकी जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है उसके बाहर में जो है एक वॉल पाई जाती है जो निर्जीव होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है, जो आवरण का काम करती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति कोशिका को केवल, क्या बात करी हम लोगों ने कि कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यहाँ पे यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती है। मतलब ये जो कोशिका भित्ति है यांत्रिक हानियाँ यानी कि कोई नुकसान ना पहुंचा पाए उससे तो करती है, लेकिन और संक्रमण से रक्षा नहीं करती है। इसका मतलब लक्ष्मण नहीं, हमने अभी रामायण देख रहा था तो लक्ष्मण याद आ गया। तो हम लोग बात करते हैं संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती है, यानी संक्रमण तो करती है, उसके साथ साथ ये जो है बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने व अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। देखो ये है सेल वॉल, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ये है सेल वॉल। तो ये जो है यांत्रिक हानियों से बचाएंगी, संक्रमण से बचाएंगी, लेकिन जो है यहाँ कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क यानी क्या होता है ना, दो कोशिका आपस में मिलकर बनी होती है, तो ये दो कोशिका के बीच में जो संपर्क है वो भी बनाए रखने में मदद करती है। अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए, अवांछनीय का मतलब क्या होता है? हम जो नहीं चाहते हैं, वृहद यानी बड़े अणुओं को ये जो है प्रवेश नहीं करने देता है, ये इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं भूलना है कि शैवाल की जो कोशिका भित्ति है, क्लियर है, शैवाल की कोशिका भित्ति की बात करूँ तो वो आपको याद रखना है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो ये शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से, गैलेक्टेंस से, मेनान्स से और जो है यहाँ पे खनिज होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से जो है ये मिलके बने होते हैं, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। जबकि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 मिनट, हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरे पौधों की, ठीक है, तो वो जो दूसरे पौधे हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल्लोज, हेमीसेल्लोज, पैक्टिन, प्रोटीन से ये मिलके बने होते हैं, क्लियर है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो नवपादप कोशिका होती है यानी जो नए पौधे होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति में स्थित जो प्राथमिक भित्ति है यानी प्राइमरी सेल वॉल है में वृद्धि की क्षमता होती है। यानी जो नवपादप होती है उसमें जो है अगर प्राथमिक कोशिका भित्ति है तो वृद्धि करने की इसके पास क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती चली जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल होती है। तो जो ये प्राइमरी है ना वो आपको किस में देखने को मिलेंगी? नवपादप में। लेकिन जैसे जैसे ये जो प्लांट है बड़ा हो जाएगा ये हो जाएंगी डिस्ट्रॉय, यानी उसमें ये नहीं देखने को मिलेंगी परिपक्व कोशिका में। कौन सी देखने को मिलेंगी? सेकेंडरी और टर्सरी, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय कोशिका भित्ति निर्माण होने लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्सरी, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। 1 मिनट, ये जो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मध्य पटलिका की, यानी जो मिडिल लैमेला होती है, याद रखो। देखो ये प्राइमरी, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1 मिनट, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और याद रखना सबसे बाहर जो होती है ना उसको मिडिल लैमेला कहते हैं यानी मध्य पटलिका। अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि मध्य पटलिका यानी बीच में होंगी, लेकिन ये याद रखना ये सबसे क्या होती है? बाहर होती है। तो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की ये बनी होती है, क्लियर है। जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए एवं पकड़ने का काम करती है। देखो एक ये कोशिका है, मान लो दूसरी कोशिका यहाँ है, तो इसको पकड़ने का काम कौन करेंगे? यहाँ पे मिडिल लैमेला, और उसको चिपकाने व पकड़ने का काम करती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं ये आड़े टेढ़े होते हैं रूप में जो स्थित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्या होता है
ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी ये एक सेल है, एक ये सेल है। तो इनके बीच में क्या होता है ना, यहाँ पे कोई भी मटेरियल जो है ना एक सेल से दूसरे सेल में ये चले जाते हैं। तो ये आड़े टेढ़े क्या होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग जीवद्रव्य तंतु, जो आसपास क्या करता है, आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम करता है। यानी यहाँ पे भी कोशिका द्रव्य होगा जो लिक्विड, यहाँ पे भी होगा, तो ये आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सेल वॉल। इसके बाद एक छोटा सा कोशिकांग है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया और इसी बार आया है। इस बार जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो यहीं से क्वेश्चन आया था, जिसको कहते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत देखो क्या बोला, पहले इसको समझ लेते हैं। जो झिल्लीदार अंगक होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी वगैरह, इनके कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, सेम तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्लियर है। जिनके काम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जुड़े रहते हैं। उन्हें अतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है या अंतः झिल्लिका तंत्र, वो क्या होते हैं, ऐसे अंगक जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये आपको नहीं भूलना है। एक तो आता है ईआर, जिसको कहते हैं अंतःपृथ्वी जालिका। दूसरा कौन आता है, जीबी यानी कि गोल्जी बॉडी। तीसरा लाइसोसोम, और चौथा जो है रसधानी आती है, जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है। तो होता क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कुछ बनाएगा तो गोल्जी बॉडी को देगा, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम में जाएगा, लाइसोसोम से वैक्यूल्स में आएगा। तो क्या होता है, ये एक दूसरे से काम जो है ना जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका कहते हैं, हरित लवक और पराक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, इसलिए उन्हें अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना आप लोग। कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपका आ जाएगा प्लास्टिड, और जो तीसरा है वो आ जाता है पराक्सीसोम। ये तीन कोशिकांग वो है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। ये गलती अभी जो है स्टूडेंट ने की थी, इस साल क्वेश्चन आया था, उन्हें लगा कि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यानी ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, तो ये नहीं आता है। ये स्पेशली लिखा गया है कि अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर है यहाँ तक है। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ और कौन सा नया चैप्टर या और क्या नया चाहते हो आप। और इसके साथ ही जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और इसके साथ बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।